हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए ज्योग्राफी की हमारी जो सीरीज चल रही है, प्री प्लस मेंस हमारी जो ये सीरीज है, उसमें क्लाइमेटोलॉजी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर टॉपिक का सेकंड पार्ट, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इससे पहले हमने वर्टिकल वेरिएशंस इन टेम्परेचर देखी थी, आज हम हॉरिजॉन्टल वेरिएशन देखेंगे टेम्परेचर की क्या है। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस को अटेंड नहीं किया है, सो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप हैं। इस चैनल पर आप मेरे नाम से प्लेलिस्ट ढूंढिए, आपको मिल जाएंगी एंशंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और जनरल साइंस की। इन सभी सेशंस को थॉरली फॉलो करें, उनमें जो सवाल मैंने पूछे उनका जवाब मुझे कमेंट्स में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, या आप जैसा भी फील करते हैं। उसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहेंगे आइकॉनिक प्लान्स। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप 1 साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो प्लान्स ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेंगे आपके लिए। ऑलराइट, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाता है जो आपकी थ्रू आउट जर्नी में साथ रहने वाला है। राइट, जितना भी आप टेस्ट देंगे उस टेस्ट के आपको एनालिसिस दिए जाएंगे, कहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पर आपकी वीकनेसेस हैं, वो आपको पता चलेंगी। एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा ही। ये आइकॉनिक प्लान के एडिशनल फीचर्स हैं। राइट, उसके अलावा आप ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है वो जीएस प्लस ऑप्शनल के कॉम्बो ऑफर या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल के कॉम्बो ऑफर को सब्सक्राइब करें। वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है कॉम्बो ऑफर्स। 10% डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली कोड यूज़ करेंगे मेरा, दैट इज़ चौहान सर हिस्ट्री। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इन प्लान्स को। अनअकैडमी यूपीएससी मेगा कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है 19 सितंबर 11 AM को। एनरोल करने के लिए कोड यूज़ कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। 10 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 60 मिनट्स में 56 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। सो मेक श्योर दैट यू एनरोल फॉर दिस मेगा कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा लास्ट मंथ एट दिस प्राइस बहुत ही जल्द प्राइस हाइक होने जा रहा है। कॉम्बो जो पैक्स हैं या प्लस जीएस के जो पैक्स हैं, राइट, तो जैसे कि मैंने आपको कहा वैल्यू फॉर मनी पैक्स है। जैसे प्लस कॉम्बो पैक है, आपको वो 1 साल के लिए 46,740 रुपीज़ का पड़ेगा। प्लस कॉम्बो पैक में आपको प्लस के कोर्सेज, जीएस के कोर्सेज मिलेंगे, ऑप्शनल के कोर्सेज, जीएस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल। राइट, 1 साल के लिए आपका ये प्लान जो है वो वैलिड रहने वाला है। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। उसके अलावा आइकॉनिक जीएस, आइकॉनिक कॉम्बो और प्लस जीएस 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए पैक्स अवेलेबल हैं इन हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पे। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें बाय यूजिंग माय कोड चौहान सर हिस्ट्री। 13 से 17 सितंबर तक ये प्राइजेस रहने जा रहे हैं, तो 17 सितंबर से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। उसके अलावा 1 ईयर के और 2 ईयर के बैचेस शुरू हो चुके हैं बाइलिंगुअल और इंग्लिश में। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और जुड़े इन बैचेस के साथ और थॉरो प्रिपरेशन अपनी शुरू करें। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स, मैंने आपको ज्योग्राफी की बेसिक डेफिनेशन क्या बताई थी? ज्योग्राफी को मैंने क्या बोला था कि इट इज नथिंग बट अ साइंस जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी अबाउट द स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ की सरफेस के ऊपर जितने भी, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो चाहे अर्थ की सरफेस के ऊपर हो, जितने भी स्पेस के साथ यानी बदलते हुए एरिया के साथ और या बदलते हुए समय के साथ जितने भी वेरिएशंस हो रहे हैं, उनको जब हम स्टडी करते हैं, सो दैट मीन्स वो स्टडी जो है वो किस सब्जेक्ट के अंडर आती है? ज्योग्राफी के अंडर आती है। सो बेसिकली हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम वेरिएशंस को यानी चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो हमें ज्योग्राफी की ये बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आप क्या स्टडी कर रहे हैं? आप चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं। चेंजेस कैसे? चेंजेस स्पेशियल एंड टेम्पोरल चेंजेस, राइट, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर या ओवर द स्पैन ऑफ पीरियड जो है वो क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट, तो वो हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो किस तरह के चेंजेस? तो टेम्परेचर में चेंजेस, ह्यूमिडिटी में चेंजेस, प्रेसिपिटेशन में चेंजेस, उसके अलावा हीट में चेंजेस, राइट, उसके अलावा पॉपुलेशन की अगर आप बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल लिटरेसी में चेंजेस, चाइल्ड बर्थ रेट में, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में चेंजेस,
है ना। तो स्पेशियल एंड टेम्पोरल चेंजेस ही है ना ये, कि इंडिया में पिछले 70 साल में नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट अगर आप लिटरेसी की डेवलपमेंट को ट्रैक करते हैं तो आप स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ लिटरेसी स्टडी करते हैं पिछले 70-75 सालों की। दैट कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को आप लोग जानते हैं हमने कितने हिस्से में बांटा हुआ है। ज्योग्राफी को सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जिसमें हम क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोलॉजी और सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, राइट। फिर ये कॉन्सेप्ट्स जब हम स्टडी कर लेंगे, देन वी विल अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स ऑन वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया, राइट। जिसको दैट मीन्स हम कहेंगे कि इंडिया की ज्योग्राफी या इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड की ज्योग्राफी या वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी। कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड वी विल अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स ऑन वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया। देन उसके बाद हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी पे आएंगे या ह्यूमन ज्योग्राफी पे आएंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, एग्रीकल्चर को, मिनरल्स को, इंडस्ट्रीज को, पॉपुलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, राइट। एंड फाइनली वी विल स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जिसको हम अलग एक टॉपिक की तरह पढ़ेंगे, राइट। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी आपको ज्योग्राफी के अंडर ही पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज जीएस के लिए एनवायरनमेंट इकोलॉजी हम अलग से पढ़ेंगे, बट डेफिनेटली एनवायरनमेंट इकोलॉजी की रूट्स भी आपको ज्योग्राफी से निकलती हुई आएगी। और इस सभी स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस को समझने के लिए हमें और इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत हमें और कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड होने चाहिए, तो आपको ज्योग्राफी समझने के लिए जनरल साइंस जो है वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की आपको ठोस नॉलेज होनी चाहिए। ह्यूमन ज्योग्राफी या पॉपुलेशन ज्योग्राफी समझने के लिए आपको इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी की ठोस समझ होनी चाहिए, बट साथ ही साथ आपको पॉलिटी और हिस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है वो क्लियर होगा, राइट। सो आप लोग जानते ही हमारी इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच और इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि क्लाइमेटोलॉजी को समझने के लिए जियोमॉर्फोलॉजी की मदद, है ना। ओशियोनोलॉजी को समझने के लिए क्लाइमेटोलॉजी से क्या हेल्प लेंगे हम। सॉइल को समझने के लिए जियोमॉर्फोलॉजी से क्या हेल्प ली जाएगी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को समझने के लिए क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोलॉजी यस, ओशियन की स्टडी, ओशियनोग्राफी, या उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब को जोड़कर पढ़ना है आपको। किसी एक ऐसा नहीं सोचेंगे आप कि आपने क्लाइमेटोलॉजी कवर कर लिया तो हो गया आपका, नहीं। क्लाइमेटोलॉजी के फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स को आप तभी रिटेन कर सकेंगे जब आप इंटर और इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच को समझेंगे। तो जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो बहुत भली भांति समझते हैं इंटर और इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच को। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस पर आए हैं या आप नए नए आपने मेरी वीडियोस को देखना शुरू किया है, सो मैं यही रेकमेंड करूंगा आपको कि मेरी प्रीवियस सेशंस को ज़रूर देखें। हिस्ट्री के भी, जनरल साइंस के भी, आर्ट एंड कल्चर के भी, ज्योग्राफी के भी, इन सभी प्रीवियस सेशंस को देखिए, ताकि आपकी इंट्रो और इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप हो। और वही कमीशन देखना चाहता है। जब भी आपके पास मान लीजिए GS1 में कोई क्वेश्चन आता है या GS3 में कोई क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी या फॉर दैट मैटर एनवायरनमेंट इकोलॉजी या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, या मान लीजिए कि इकोनॉमी से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन है, राइट, या GS1 का कोई क्वेश्चन है हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं होगा कि GS1 में अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसका आंसर देने के लिए आपको केवल और केवल ज्योग्राफी सब्जेक्ट की ही समझ होनी चाहिए, तभी आप उस आंसर को निकाल पाएंगे। नहीं, एग्जामिनर को देखना चाहिए कि आपके आंसर में आपको इंटर और इंट्रा डिसिप्लिनरी दोनों अप्रोचेस जो है वो आपने अपनाई है। ज्योग्राफी का आंसर लिखते समय आपको इकोनॉमी की भी ठीक ठाक समझ थी, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की भी ठीक ठाक समझ थी, राइट। आप अगर मान लीजिए किसी भी फिजिकल या मान लीजिए किसी भी कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी के किसी फिनोमेना को आंसर कर रहे हैं, तो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की ठोस समझ वहां पर आपके आंसर में दिखनी चाहिए। अगर वो ठोस समझ नहीं नजर आ रही है, दैट मीन्स आपने रटा है, और अगर आपने रटा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको अगले साल फिर से जो है वो मतलब पेपर देने के लिए इनवाइट किया जाएगा, आपको इस बार जो है वो क्लियर नहीं किया जाएगा, राइट। सो माय फ्रेंड्स, मेंस में स्कोर करने का, या अगर आप बिल्कुल बेसिक चीज मुझसे पूछें कि सर यूपीएससी खेल किस चीज का है, तो आंसर राइटिंग का खेल है, ठीक है, सिंपल एज दैट। बट आंसर राइटिंग आपकी डेवलप कैसे होगी, जब आप ज्योग्राफी के आंसर में मान लीजिए अगर आप क्लाइमेटोलॉजी पे या जियोमॉर्फोलॉजी पे कोई आंसर लिख रहे हैं किसी भी एक कॉन्सेप्ट पर, फॉर दैट मैटर मान लीजिए अभी हम टेम्परेचर को पढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर इन्वर्जन पर अगर आप आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स की या बायोलॉजी की कितनी समझ है ना। क्लाइमेटोलॉजी के साथ आपकी जियोमॉर्फोलॉजी की कितनी समझ है।
आपकी मैप मेकिंग की कितनी समझ है, आपकी मतलब डायग्राम, आप मतलब डायग्राम के माध्यम से कितना अच्छे से समझा सकते हैं। तो आंसर राइटिंग में भी मतलब अगर हम देखें यूपीएससी खेल किसका है, तो आंसर राइटिंग का है, और आंसर राइटिंग में दिखनी चाहिए आपकी इंटर और इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच प्लस डायनामिक और स्टैटिक जो है वो दोनों आपके नजर आने चाहिए साफ साफ, राइट। तो अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहा हूं आपके, यानी कि अभी हम स्टैटिक वाले पार्ट में हैं। जब हम ज्योग्राफी के सारा स्टैटिक जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे, फिर हम ज्योग्राफी में डायनेमिक्स को जोड़ना शुरू कर देंगे एक एक करके। समझ रहे हैं आप? बहुत ज़रूरी है, आपको आंसर राइटिंग जो है वो सुधारनी पड़ेगी। आपको बहुत अच्छा आंसर आप लिखेंगे तभी आप स्टैंड आउट करेंगे बाकियों से, तभी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और फिर आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा, राइट। सो माय फ्रेंड्स, ये बैकग्राउंड है। आई होप आप लोगों को जो है वो ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी तक जो मैंने समझाए हैं वो समझ आए होंगे। आप इंटर और इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच को ग्रैस्प कर पाए होंगे। उसके अलावा आप ज्योग्राफी में समझ पाए होंगे कि स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस हम पढ़ रहे हैं। और जब हम स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस पढ़ रहे हैं और अब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो एक और कॉन्सेप्ट जो है वो ज्योग्राफी को समझने के लिए, एक और फॉर्मूला या एक और बेसिक फंडा ज्योग्राफी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, वो है द कॉज एंड इफेक्ट सिस्टम, राइट। दैट मीन्स अगर हमें हीट समझा तो हमने इंसुलेशन को समझा, तो हमने टेम्परेचर को समझा, तो हमने प्रेशर को समझा, तो हमने ह्यूमिडिटी को समझा, तो हमने प्रेसिपिटेशन को समझा, राइट। दिस इज कॉज एंड इफेक्ट। हीट की वजह से इंसुलेशन, इंसुलेशन की वजह से टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से प्रेशर, प्रेशर की वजह से, चलो यहां पर विंड्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, प्रेशर की वजह से विंड्स, है ना, विंड्स की वजह से ह्यूमिडिटी में क्या चेंज, और ह्यूमिडिटी की वजह से प्रेसिपिटेशन में क्या चेंज। तो जरूरी नहीं है ये इसी सीक्वेंस में हो, सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, इंटरचेंज भी हो सकता है, इंटरलिंक्ड भी हो सकता है, बट आपको कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम जो है वो समझना पड़ेगा अगर क्लाइमेटोलॉजी को मास्टर करना है। तो क्लाइमेटोलॉजी से ही मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके मेंस में भी बनते हैं, और क्लाइमेटोलॉजी की समझ बहुत स्ट्रांग होगी तो उसकी एप्लीकेशन जब आप इंडिया पर देख रहे होंगे तो इंडिया की ज्योग्राफी समझना आपके लिए खेल हो जाएगा, ठीक है। सो माय फ्रेंड्स, आई होप आपको कॉज और इफेक्ट का सिस्टम जो है वो मैं समझा सका हूं अच्छे से। आई होप मैं आपको स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा वो समझा चुका हूं, प्लस इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी डायनामिक प्लस स्टैटिक की जो अप्रोच है हमारी वो मैं आपको अच्छे से समझा सका हूँ, ठीक है। मेरी यही इच्छा है कि आप लोग जो है वो इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, राइट। एंड फाइनली एक चीज़ और, प्री प्लस मेंस होनी चाहिए अप्रोच हमारी, है ना। जैसे ये सेशंस हैं ही हमारे प्री प्लस मेंस हैं, हमें प्री के लिए तो प्रिपेयर करना ही है, बट असल खेल जो है वो कहाँ पर है, मेंस में। प्री तो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ ना हमारा, राइट। तो मेंस के लिए हमें प्रिपेयर करना है मोस्टली। अब अगर मेंस रेडी होंगे तो प्री आपका निकालना जो है वो रिलेटिवली काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। प्री मेजॉरिटी वही स्टूडेंट निकाल पाते हैं जो मेंस रेडी होते हैं, ठीक है। यही एक्चुअली जो है वो कमीशन कर भी रहा है, क्योंकि वो 10 लाख बच्चों या मान लीजिए 5 या 8 लाख बच्चों से मेंस नहीं लिखवा सकते सबसे। इसीलिए प्री जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह काम करता है, केवल वही बच्चा मेंस लिखे जो मेंस लिखने के लायक हो, राइट। खैर, अब हम समझ चुके हैं कि स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन है, हम समझ चुके हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम है, तो अब हम टेम्परेचर तक जो है वो पहुंच गए थे, है ना। और टेम्परेचर में हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन, या स्पेशल टेम्पोरल अगर वर्ड अभी हम इग्नोर कर दे तो बेसिकली हम वेरिएशन पढ़ रहे हैं टेम्परेचर में, राइट। तो टेम्परेचर में किस तरह के वेरिएशन पढ़े, पिछले टॉपिक में हमने वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर समझा। आज हम समझेंगे हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ये स्पेशल वेरिएशन हो गया, है ना। इसी में ही वर्टिकल स्पेशियल वेरिएशंस में ही मैंने टेम्पोरल भी जोड़ दिया था ना, ड्यूरिंग व्हाट डे, ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ डे, या मतलब सीजन्स के हिसाब से, कहने का मतलब कि अर्थ की रेवोल्यूशन के हिसाब से, राइट। तो दैट इज टेम्पोरल वेरिएशन। अब हम हॉरिजॉन्टल वेरिएशन में भी जो है वो टेम्पोरल वेरिएशन पॉइंट को इंक्लूड जरूर करेंगे, या ड्यूरिंग डे हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस किस तरह काम कर रही हैं, ड्यूरिंग नाइट हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस किस तरह काम कर रही हैं, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़ना है दैट इज अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन्स को, और एक और पॉइंट पढ़ेंगे हम आइसोथर्मल लाइंस। सो टेम्परेचर का स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन हम इन 4 टॉपिक्स में समझने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं
हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। अब हॉरिजॉन्टल वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल वेरिएशन आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने वर्टिकल वेरिएशन में लैप्स रेट करवाया था। लैप्स रेट किस तरह का? पहले नॉर्मल लैप्स रेट, फिर मैंने आपको ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, या सिंपली अगर मैं एडियाबैटिक लैप्स रेट कहूँ, और एडियाबैटिक लैप्स रेट में मैंने ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है वो पिछले टॉपिक में आपको समझाया था। हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस का मतलब क्या है? बेसिकली कि अर्थ की सरफेस के ऊपर, है ना, ये हमारी अर्थ है, अर्थ की सरफेस के ऊपर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी ये इक्वेटर और ये प्राइम मेरिडियन, है ना। सो प्राइम मेरिडियन से इस तरफ ईस्ट, और दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ अर्थ की सरफेस के ऊपर किस तरह जो है वो वेरिएट कर रहा है टेम्परेचर, दैट इज आर हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। एंड टुडे वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फैक्टर्स बिहाइंड दीज वेरिएशंस इन टेम्परेचर हॉरिजॉन्टली, है ना, अर्थ के ऊपर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, या मान लीजिए कि अगर हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं और इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, यानी विद द इंक्रीज ऑफ लैटिट्यूड, जो है वो टेम्परेचर कैसे वेरिएट कर रहा है। तो डिफरेंट फैक्टर्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इफेक्ट द हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ्स सरफेस। आई होप आपको बेसिक जो है वो समझ आया होगा, राइट। और अब हम जो है वो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? टुडे वी हैव टू स्टडी द हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, है ना। और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर में टेम्परेचर के डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग हॉरिजॉन्टल वेरिएशन या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर आज हम समझेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस मूव टू टुडेज टॉपिक। कुछ एक बेसिक स्टेटमेंट्स के माध्यम से एक बेसिक इंट्रोडक्शन या कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझाता हूं मैं। देखिएगा, द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज 14 डिग्री सेल्सियस। मैंने 15 डिग्री सेल्सियस भी आपको बताया था, तो इट्स 14 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, क्योंकि वेरिएट करता रहता है ना, वेरिएशन आते रहते हैं टेम्परेचर में। तो अराउंड 14 डिग्री सेल्सियस भी 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसको केल्विन में अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो 28.7, और फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 57.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। द अर्थ टेम्परेचर कैन बी मच हायर एंड लोअर देन दिस टेम्परेचर। सो ये तो क्या है? ये एवरेज टेम्परेचर है। यहाँ पर अभी मीन टेम्परेचर या मंथली मीन टेम्परेचर वाला जो है वो कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, वो आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको मैं समझाऊंगा। So Earth's temperature can be much higher and much lower, right? So near the equator, or let's say in the equatorial region, या जो ट्रॉपिकल रीजन है खास तौर पे, वहां पर मच हायर होगा टेम्परेचर, है ना, 15 डिग्री सेल्सियस से या 14 डिग्री सेल्सियस से। और इक्वेटोरियल रीजन में, पोलर रीजन में जो है वो मच एंड मच लोअर होगा, राइट। सो ये वेरिएशन हमें कितना आज तक जो है वो हमने हाईएस्ट और लोएस्ट जो है वो कितना रिकॉर्ड किया है in the hottest places of the planet. In the desert near equator, the temperature on the earth can get as high as 57.2 degree Celsius, right? And in the coldest place at South Pole in Antarctica, the temperature can dip down to -89 degree Celsius. तो -89 डिग्री सेल्सियस तक लोएस्ट टेम्परेचर जा सकता है, और हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है इस समय 57.7 डिग्री सेल्सियस, जो कि इंसान जो है वो नहीं, मतलब इतना सहन नहीं कर सकता है। इंसान जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। मेजॉरिटी जानवर इतने टेम्परेचर पर, इन एक्सट्रीम्स पर मेजॉरिटी जानवर जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। अल अजीजा कहाँ पर है? ये लीबिया में है। रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर 13 सितंबर 1922 एंड मेजर्ड अ मैसिव 57.8 डिग्रीज किस पे? सेल्सियस पे, है ना। सेल्सियस की 57.8 डिग्रीज जो है वो नोट किया किसने? कहाँ पर? लीबिया में टेम्परेचर जो है वो अभी तक का हाईएस्ट नोट किया गया। अभी पाकिस्तान में भी 52 पॉइंट समथिंग हो गया था, बट हाईएस्ट जो है वो 57.8 डिग्रीज है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ अर्थ कंपेयर टू सन, द ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द टू 149 मिलियन किलोमीटर्स, ओनली अ माइन्यूट परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन 1 in 2 billion parts is intercepted by the earth। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ डेफिनेटली अफेक्ट्स द इंसोलेशन। मैंने इंसोलेशन वाले टॉपिक में आपको बताया था ये बात, राइट। बट इट डज नॉट अफेक्ट द
सीजन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। सीजन जो है वो एक्सियल टिल्ट की वजह से, लेकिन टेम्परेचर सीजन की मतलब मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर विंटर्स है तो विंटर्स की एक्सट्रीमिटी, या अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो समर की एक्सट्रीमिटी जो है वो मतलब डिपेंड डेफिनेटली करती है किस पर, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। बट सीजन एज सच जो है वो डिपेंड नहीं करते डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, बिकॉज सीजन जो है वो एक्सियल टिल्ट की वजह से। तो मैंने लास्ट टॉपिक में अच्छे से आपको समझाया था, राइट। सो 149 मिलियन किलोमीटर्स अगर एवरेज है, वैसे तो 147 और 152 है पेरिलियन एपिलियन का, राइट। मैंने पिछले टॉपिक में आपको समझाया भी था। तो होता क्या है कि सोलार रेडिएशन जो है वो बहुत कम पहुंच पाता है धरती तक। तो इनकमिंग सोलार रेडिएशन और दी एनर्जी है ना रिसीव्ड बाय अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंसुलेशन। और अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कितना इंसुलेशन रिसीव कर रही है, 1.95, या आप कह लीजिए कि 2 कैलोरीज पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है ना। 1 in 2 बिलियन पार्ट्स, 2 बिलियन पार्ट्स में से 1 ही पहुंच रहा है। तो अर्थ दूर है, शुक्र है, और अर्थ छोटी है, इस वजह से बहुत कम इंसुलेशन जो है वो धरती पर पहुंच रहा है। नेवरदलेस जितना इंसुलेशन धरती पर है उससे 50+ डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वेटोरियल रीजन पर क्रिएट हो जाता है, राइट। या नॉट जस्ट इक्वेटोरियल, लेकिन जो पूरा ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर 45 डिग्री प्लस से जो है वो टेम्परेचर कई रीजन में हो जाता है, राइट। द इनकमिंग सोलार रेडिएशन इज नोन एज इंसुलेशन। हमने काफ़ी डिटेल्स में जाके इंसुलेशन को समझा भी है ना, वेरिएशन क्यों किस तरह आता है इंसुलेशन में वो भी हमने समझा। इट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स विच आर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, है ना। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन आता है सन से, राइट, एंड दिस शॉर्ट वेव रेडिएशन इज डेफिनेटली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो कि हमें जो दिखती हैं वो कौन सी हैं, वो विजिबल लाइट है, राइट। और उसके अलावा इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती हैं, और भी बहुत सारा सोलर रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में धरती पर पहुंचता है। ईएमडब्ल्यूज के बारे में जैसा मैंने आपको बताया ही था, ईएमडब्ल्यूज के बारे में वी विल स्टडी इन डिटेल इन द फिजिक्स पार्ट, राइट। Now we will understand the factors controlling temperature distribution on Earth, and specifically we will be focusing about the horizontal variation or horizontal distribution of temperature in today's topic, क्योंकि vertical distribution के लिए दो main phenomena तो हम वो cover कर ही चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, सेकंड मैरीटाइम इफेक्ट एंड कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, तीसरा ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, क्लाउड कवर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लोकल एस्पेक्ट, एयर मास एंड ओशियन करंट, ठीक है। उसके अलावा प्रिवेलिंग विंड्स भी हो सकता है, दैट इज एयर मास। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको करवाऊंगा। उसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम दी सी जो है वो, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इन सबको समझेंगे कि लैटिट्यूड का हॉरिजॉन्टल वेरिएशन में क्या असर है, मैरीटाइम या कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या होता है, ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। वैसे ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस वाला पॉइंट तो हम ऑलरेडी पिछले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल, सॉरी नॉट हॉरिजॉन्टल बट वर्टिकल वेरिएशन आ गया। बट ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस या ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस का असर मैंने आपको बताया था, विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड क्या होता है, नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो काम करता है। क्लाउड कवर, डिस्टेंस फ्रॉम सी, लोकल एस्पेक्ट, एयर मास, ओशियन करंट्स और अर्बन हीट आइलैंड्स। अर्बन हीट आइलैंड मैं अगले टॉपिक में आपको कराऊंगा, इस टॉपिक में आपको मैं नहीं कराऊंगा अर्बन हीट आइलैंड, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टली जो है वो टेम्परेचर किस तरह वेरी करता है, एंड वी विल स्टार्ट विद द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। एक्सक्यूज मी। नाउ अब आप लैटिट्यूड का खेल तो अभी तक समझ ही गए होंगे सारा, है ना। कितनी बार हमने डिस्कस कर लिया, इंसुलेशन वाले पॉइंट में भी, वर्टिकल वेरिएशन वाले में मैंने आपको बताया था। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ का इक्वेटर है, राइट। और मैंने आपको क्या फंडा समझाया था कि लैटिट्यूड इज इनवर्सली वेरिएशन टू द इनवर्सली वेरिएटेड टू द इंसुलेशन, है ना। ये रिलेशन हमने पिछले टॉपिक में एस्टेब्लिश
कर लिया था इंसोलेशन वाले टॉपिक में, यानी कि विद द इंक्रीज ऑफ लेटीट्यूड द इंसोलेशन विल डिक्रीज एंड टेम्परेचर इज क्रिएटेड बाय, टेम्परेचर कैसे, धरती जो है वो गर्म कैसे होती है, मैंने आपको कैसे बताया था धरती गर्म कैसे होती है, जो इनकमिंग सोलार रेडिएशन है यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन है उसकी 14 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, प्लस बट 51 यूनिट दैट इज रिसीव्ड बाय, और 51% ऑफ इनकमिंग सोलार रेडिएशन दैट इज रिसीव्ड बाय आवर अर्थ इज रेडिएटेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, और लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में हमें 6 यूनिट मिलते हैं, है ना, या 6% मिलते हैं, 19% इवेपोरेशन के रूप में, और 9% जो है वो कंडेंसेशन और सॉरी नॉट कंडेंसेशन बट कंडक्शन और कन्वेक्शन के रूप में। दैट मीन्स ये कितना हो जाता है 34 यूनिट, यानी कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ जो है वो हीट क्या है, सन है, सन के शॉर्ट वेव रेडिएशन है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो मेजॉरिटिवली गर्म किसकी वजह से हो रहा है, देखिए यहां पर केवल 14 यूनिट हो रहा है सन की रेज की वजह से गर्म, 34% जो है वो एटमॉस्फेयर गर्मी कहां से ले रहा है, द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना। दैट मीन्स जो है वो एक 2 स्टेप प्रोसेस हो गया हमारे एटमॉस्फेयर के गर्म होने का, है ना। शॉर्ट वेव रेडिएशन आएगा पहले, और फिर जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है या जो इवेपोरेशन हो रहा है या जो कंडेंसेशन हो रहा है उसके माध्यम से हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है ना। तो ये हमने पिछले टॉपिक में अच्छे से समझा ही था। तो दैट मीन्स ये कि अगर पोल्स पर इंसोलेशन जो है वो कम है ना, विद द इंक्रीज ऑफ लैटिट्यूड द इंसोलेशन डिक्रीज, बिकॉज क्या होगा, स्लांट चेंज होगा ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसोलेशन, है ना। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम है इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एट इक्वेटर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मैक्सिमम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जाएगा तो इंसोलेशन भी क्या होता जाएगा, कम, और अगर इंसोलेशन और अगर लैटिट्यूड भी बढ़ता जाएगा तो इंसोलेशन भी क्या होता जाएगा, कम। तो अगर इंसोलेशन कम तो इंटर्न टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा ना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लीजिए यहां पर इंसोलेशन भी कम है तो जो रेडिएशन मतलब लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ छोड़ेगा वो भी कम होगा, इवेपोरेशन भी कम होगा, कंडक्शन कन्वेक्शन भी कम होगा, सिंपल एज दैट। ठीक है। सो लैटिट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर के लिए क्या ट्रेंड है कि दैट विद द इंक्रीज ऑफ लैटिट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेस, सिंपल एज दैट। यानी कि लैटिट्यूड के साथ टेम्परेचर का क्या जो है वो प्रोपोर्शनलिटी है, दैट विद द इंक्रीज ऑफ लैटिट्यूड जनरल ट्रेंड ये है कि टेम्परेचर जो है वो कम होगा। ठीक है। अब ये इंसोलेशन की वजह से है, बट ये एक फैक्टर है और ये एक मेजॉरिटी फैक्टर है। ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एक बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर के लिए, बट उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इट डजेंट मीन कि ये फंडा जो है वो आपको हर जगह सही बैठता हुआ नजर आ जाएगा, बट अगर आप एक जनरल ट्रेंड लेंगे, है ना, यानी कि जब मैं आपको एक आइसोथर्मल लाइंस के बारे में जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको आइसोथर्मल लाइंस में ये ट्रेंड देखने को मिलेगा कि टुवर्ड्स दी पोल्स, है ना, इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते जाएंगे तो आइसोथर्मल लाइंस बेसिकली क्या होगी, यहां पर मान लीजिए अगर 30 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्मल लाइन है तो ये वाली 22 डिग्री सेल्सियस की होगी, ये 16 डिग्री सेल्सियस की होगी। तो आइसोथर्मल लाइंस वाला जब टॉपिक करेंगे तो वहां पर हमारा ये जो रिलेशन है दैट विद द इंक्रीज ऑफ लैटिट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस वो है पूरी तरह हमें समझ आ जाएगा, है ना, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा पॉइंट ये, राइट। खैर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना आपके लिए, ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे लैटिट्यूड जो है वो बढ़ते जाएंगे वैसे टेम्परेचर कम होते जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी, सर लैटिट्यूड बढ़ कैसे रहे, अरे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है ना इक्वेटर, और पोल्स आर व्हाट, पोल्स 90 डिग्रीज पर होते हैं, है ना। तो लैटिट्यूड जो है वो बढ़ता है ना, ये धीरे धीरे जो है वो लैटिट्यूड बढ़ता जा रहा होगा, है ना, इधर 10 डिग्री का होगा, फिर 20 का, फिर 30 का, फिर 40 का। तो विद द इंक्रीज ऑफ लैटिट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेस। ये जनरल ट्रेंड जो है वो हमें पता होना चाहिए, काफ़ी ईजी है, कोई ज़्यादा खास जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। अब इसके जो है वो इफेक्ट हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, वो इफेक्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे आपके, राइट। अच्छा, क्या कह रहे थे हम यहाँ पर, लैटिट्यूड को लेकर क्या पॉइंट था हमारा,
द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन द इंसोलेशन रिसीव्ड, ऑब्वियसली हमने समझा है हीट बजट टॉपिक में। द इंसोलेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेटीट्यूड, हेंस टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंगली। तो क्या वेरिएशन है, दैट विद द इंक्रीज ऑफ लेटीट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेस, बिकॉज with the increase of latitude insolation decreases and angle of incidence is directly proportional to insolation। तो ये तीन रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं, ये तीन रिलेशन आपको ध्यान होंगे तो बिल्कुल बेसिक सवाल जो है वो क्लियर करना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किस तरह के सवाल, जैसे मान लीजिए आपको सवाल आया कि समर्स के मौसम में चेन्नई हैदराबाद और कोई एक पर्टिकुलर दिन, मान लीजिए 21 जून को, है ना, चेन्नई हैदराबाद बेंगलुरु बॉम्बे दिल्ली चंडीगढ़ जम्मू पटना जयपुर, इन सबको आपको जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो क्या होगा इनके टेम्परेचर का। तो आप यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा जो है वो ये लॉजिक लगा देंगे कि विद द इंक्रीजिंग लेटीट्यूड जो है वो टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स आप सबसे कम टेम्परेचर उस दिन जो है वो जम्मू में रिकॉर्ड करेंगे, है ना, फिर उसके बाद चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली, फिर जयपुर एंड सो ऑन। आप जैसे जैसे जो है वो लेटीट्यूड कम करते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, या उल्टा कह दीजिए लेटीट्यूड बढ़ाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड के हिसाब से कुछ इस तरह का सवाल बनेगा, राइट। ऑल्टीट्यूड की बात करें तो ऑल्टीट्यूड के लिए हमने पिछला टॉपिक जो है वो कवर किया है कि विद द राइज ऑफ ऑल्टीट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेस known as the normal lapse rate, and the rate is 6.5 degrees Celsius temperature decreases with every 1000 meter of increase in altitude, right? The atmosphere is indirectly heated by terrestrial radiation from below। indirect heating होती है ना, 34 यूनिट जो है वो कहाँ से ले रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ले रहा है, राइट। और इनडायरेक्ट इसीलिए क्योंकि पहले सोलार रेडिएशन पड़ा धरती की सरफेस पर, फिर धरती ने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो छोड़ा जिससे एटमॉस्फेयर गर्म हुआ, है ना। तो दैट इज व्हाई इनडायरेक्ट जो है वो हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर की। द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग हाइट, ये जनरल ट्रेंड है, मैंने आपको बताया था नॉर्मल लैप्स रेट में, है ना। देयरफॉर प्लेसेस नियर सी लेवल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर देन द प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर एलिवेशंस। दैट मीन्स अगर आप गंगा प्लेन पर देखेंगे और अगर आप शिमला पे देखेंगे, तो मान लीजिए गंगा प्लेन से शिमला का जो है वो 2 किलोमीटर या 2000 मीटर की हाइट है ना। गंगा प्लेन में मान लीजिए अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो किस रेट पर घटेगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर के रेट से घटेगा। तो 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 13 डिग्री जो है वो कम होगा। दैट मीन्स शिमला में जो है वो आपको कितना मिलेगा, 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा अगर गंगा प्लेन पर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो हम जीरो मीटर कहाँ से लेते हैं, हम सी लेवल से 0 मीटर लेते हैं। तो ऑब्वियसली सी लेवल पर जो है वो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सी लेवल पर सी लेवल से जैसे जैसे आप एलिवेशन बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर जो है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर के हिसाब से कम होता जाएगा। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए अच्छे से, है ना। नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट में मैंने आपको क्या बताया था कि पार्टिकल मूव नहीं करेगा। हम इस रीजन के पार्टिकल्स को, यानी इस रीजन की एयर का जो है वो टेम्परेचर नापेंगे और इस रीजन की एयर का टेम्परेचर नापेंगे, हमें जो है वो नॉर्मल लैप्स रेट नजर आएगा किस रेट पे, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पे। बट इन केस ऑफ एडियाबैटिक कूलिंग हमें क्या देखने को मिलता है कि पार्सल ऑफ एयर राइजेज upwards, है ना, and expands and hence it gets cool down। that is the adiabatic process ना, without the input of any energy अगर temperature change हो जाए, but with the increase in volume और decrease in volume known as an adiabatic process। so उस हिसाब से हमने adiabatic cooling और adiabatic heating को भी समझा था। तो आपको नॉर्मल लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट के बारे में जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एडियाबैटिक लैप्स रेट की वजह से ही हमें क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलता है, हमें रेंज देखने को मिलती है, राइट। यानी कि प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसके लिए एडियाबैटिक लैप्स रेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेवरदलेस नॉर्मल लैप्स रेट तो हमारे लिए जरूरी है ही। यहाँ पर एयर पार्सल मूव किया, यहाँ पर हमने 2 अलग अलग रीजन की एयर का टेम्परेचर नाप कर देखा है, ठीक है। यहां पर हम सेम ही एयर पार्सल को देख रहे हैं कि इसी का ही राइज हो रहा है ऊपर, राइट। सो दैट मीन्स देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और एयर एंड देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एयर, राइट। हम 2 अलग अलग रीजन का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंस नापने की कोशिश करते हैं इसमें, राइट। और क्या देखते हैं, दैट विद द इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस। इस केस में भी विद द इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस, बट यहाँ पर सेम एयर पार्सल जो है वो अपवर्ड
मूव करता है। सो आई होप आपने पिछले टॉपिक में नॉर्मल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट को अच्छे से समझा होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये तो आसान था, है ना, ये तो कुछ था ही नहीं अभी तक प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, या जिसको आप कह सकते हैं डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, राइट। सो कभी आपने ये सोचा है या आपने कभी कहीं जो है वो पढ़ा होगा कि देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज करके जो है वो एक कॉन्सेप्ट होता है ना। तो आज हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को भी समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है। बट सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, और अर्थ जो है वो 70% पानी है, बेसिकली पानी के बीच में जो है वो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना। सो दैट मीन्स लैंड सरफेस और जो सी है उसके बीच में जो है वो क्या बनता है, कॉन्टेक्ट जोन बनता है। उस कॉन्टेक्ट जोन पर हॉरिजॉन्टली टेम्परेचर किस तरह वेरी कर रहा है ना, उस कॉन्टेक्ट जोन पर, यानी कि ये लैंड है ना, ये लैंड है, मान लीजिए पहाड़ है, और ये जो है वो हमारा क्या है, सी है। और ये जो कॉन्टेक्ट जोन है जिसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, इस कोस्टल एरिया में हॉरिजॉन्टली क्या टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है ना, फ्रॉम सी टू लैंड या फ्रॉम लैंड टू सी, हॉरिजॉन्टली जो है वो क्या टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स क्या हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ डिफरेंशियल हीटिंग। दैट मीन्स लैंड जो है वो अलग तरीके से हीट हो रहा है और सी जो है वो अलग तरीके से हीट हो रहा है। और अगर वो अलग अलग तरीके से हीट हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या हमें डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी नजर आ रही है। अगर नजर आ रही है तो उसके कारण क्या है ना, उसके कॉजेज क्या हैं, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि उसके इफेक्ट क्या है अगर डिफरेंशियल हीटिंग है भी तो। सो कॉज एंड इफेक्ट को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ क्या कहेंगे हम, लैंड एंड सी, या कह सकते हैं कि नेचर ऑफ सरफेस की वजह से अलग अलग जो है वो या नेचर ऑफ सरफेस की वजह से हॉरिजॉन्टल वेरिएशन हमें क्या देखने को मिलता है, राइट। आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली हमें पढ़ना है कि डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है ना। अगर डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है तो उसके कुछ कारण भी होंगे और उसके कुछ इफेक्ट्स भी होंगे। सो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, डिफरेंशियल हीटिंग का मतलब अलग अलग हीटिंग हो रही है। सेम अगर इंसोलेशन लैंड और सी पर पड़ रहा होगा तो हमें एक डिफरेंस नजर आएगा लैंड और सी की हीटिंग में, ठीक है। So that means we will be understanding about the causes of differential heating as well as the effect of differential heating. तो causes में हम 4 कारण देखेंगे। पहला देखेंगे हम specific heat, दूसरा कारण देखेंगे हम हीट ट्रांसफर, या जिसको हम कहेंगे कंडक्टिविटी, तीसरा कारण देखेंगे हम ट्रांसपेरेंसी, और चौथा कारण होगा इवेपोरेशन। इन 4 कारणों की वजह से, कॉजेज हैं ये, इसकी वजह से लैंड और सी में हमें डिफरेंट हीटिंग होती हुई नजर आएगी, जबकि वो सेम इंसोलेशन रिसीव कर रहे होंगे, ठीक है। सेम सोलर रेडिएशन उन पर पड़ रहा होगा लेकिन उनकी हीटिंग जो है वो अलग अलग होगी, जिस वजह से इफेक्ट में हमें क्या देखने को मिलेंगे, इफेक्ट में हमें लोकल विंड्स देखने को मिलेंगी, इफेक्ट में हमें मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा, इफेक्ट में हमें देखने को मिलेंगी सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ठीक है। और ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या करेंगी, मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर इन कोस्टल जोन। तो आपने कभी पढ़ा होगा कि कोस्टल जोन जो है वो उसमें आपको टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी क्यों नहीं नजर आती, है ना। यानी कि गर्मी ज्यादा, गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा और सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा। तो वाई देर इज नो टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी इन कोस्टल रीजन, उसका कारण है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, जिस वजह से क्या पैदा होती हैं, लोकल विंड्स यानी सी ब्रीजेस और लैंड ब्रीजेस पैदा होती है। और ये लैंड ब्रीजेस और सी ब्रीजेस क्या करती है, इन टर्न मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर इन द कोस्टल रीजन। दैट इज व्हाई वी डू नॉट सी एक्सट्रीमिटी ऑफ सीजन्स और एक्सट्रीमिटी ऑफ टेम्परेचर इन कोस्टल रीजन, राइट। सो आज हम ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग पढ़ेंगे, राइट, जिसकी वजह से हम समझ पाएंगे
कि सी ब्रीजेज और लैंड ब्रीजेज क्या है, जिसकी वजह से हम मॉडरेशन इन टेम्परेचर इन कोस्टल एरिया जो है वो समझ सकेंगे आज आज अच्छे से। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, सबसे पहले कारण देखते हैं और फिर इफेक्ट देखेंगे। तो कारणों में से सबसे पहले उठाते हैं स्पेसिफिक हीट को। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट होता क्या है? तो स्पेसिफिक हीट अगर डिफाइन करूं मैं, तो स्पेसिफिक हीट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of any matter to heat energy required to raise the temperature of 1 gram of any matter by 1 degree Celsius। यानी मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम जो है वो सैंड है और इस सैंड का ऑलरेडी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, राइट। ये सैंड की जगह मान लीजिए 1 ग्राम का आपके पास प्योर आयरन बार है ना, एक छोटा सा क्यूब है आयरन का, 1 ग्राम उसका वजन है ना, यानी कि Fe है, एलिमेंटल फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। अगर उस 1 ग्राम ऑफ आयरन का टेम्परेचर जो है वो इस समय 30 डिग्री सेल्सियस है एंड यू हैव टू इंक्रीज दैट टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, दैट मींस 31 डिग्री सेल्सियस लाना है, तो कितनी जूल ऑफ एनर्जी, देखिए एनर्जी की यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो जूल पढ़ेंगे हम, अदरवाइज और भी होंगी कैलोरीज वगैरह भी, बट जूल्स में हम कैलकुलेट करते हैं दो बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। तो कितनी जूल्स ऑफ एनर्जी या कितनी एनर्जी जो है वो आपको लगानी पड़ेगी कि टेम्परेचर 30 डिग्री से 31 डिग्री यानी 1 डिग्री बढ़ जाए, राइट। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक हीट ऑफ अलग अलग मैटर जो है वो क्या होगा, अलग होगा, अलग अलग होगा, एंड इट विल ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। तो अगर आपने मेरे साथ केमिस्ट्री में पार्टिकल नेचर अच्छे से समझा है ना, और अगर मैं आयरन और वाटर के स्पेसिफिक हीट को कंपेयर करूं, तो आयरन क्या है, सॉलिड है, सॉलिड में भी कौन सा है, मेटल है। तो आयरन के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को कैसे पकड़ा होगा, है ना, ये पार्टिकल्स है मान लीजिए आयरन के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को टाइटली पकड़ा होगा। तो आप एक पार्टिकल को हिलाएंगे तो उससे दूसरा पार्टिकल जो है वो ऑटोमेटिकली हिलना जो है वो शुरू कर देगा, है ना। दैट मीन्स आयरन के पार्टिकल्स जो है क्या है, वो क्लोजली पैक्ड हैं, है ना। ये मान लीजिए आयरन बार है और इसके पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड हैं इस तरह, सिंस इट इज अ सॉलिड, राइट। और जैसे ही आप इन पार्टिकल्स को एनर्जी देना शुरू करेंगे तो ये तुरंत अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर देंगे और ये अगले को, ये अगले को, राइट। सो दैट मीन्स 1 ग्राम ऑफ ये मेटल का जो बार है, छोटा सा जो बार होगा मेटल का 1 ग्राम, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, राइट। सो ऐसे मटेरियल्स जो ज्यादा बेटर कंडक्टर्स होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था ना कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस क्या है। कन्वेक्शन जो है वो ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूड, राइट, फ्लूड्स में हीट ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन के माध्यम से, और कंडक्शन होता है कहां पर, इन केस ऑफ सॉलिड्स। तो जितने भी सॉलिड्स हैं, ऑल द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मींस जितने भी मेटल्स हैं, उनकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, कम। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में आयरन को ज्यादा जो है वो एनर्जी नहीं लगेगी आपको। क्यों? पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, उनके इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, एक को हिलाएंगे दूसरा तुरंत हिलना शुरू कर देगा, राइट। दैट मींस 1 ग्राम आयरन का बार जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ वाटर का अगर आप लेंगे 1 ग्राम, तो उसके पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर है ना, दो इनके अंदर, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए जुड़े हुए हैं आपस में, बट पार्टिकल्स दूर दूर है। अब आप इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो ये पार्टिकल जो है वो हिलेगा, ये थोड़ी देर बाद जाके इससे टकराएगा, ये थोड़ी देर बाद जाके इससे टकराएगा, है ना। तो ये एनर्जी पास हो रही है आगे, देखिए, राइट। तो इन सब पार्टिकल्स के पास एनर्जी जाएगी और थोड़ा समय लगेगा आपको जो है वो सभी पार्टिकल्स तक एनर्जी पहुंचाने के लिए, और फिर सभी पार्टिकल का टेम्परेचर या सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ाने के लिए कि ओवरऑल वो रीडिंग देगी 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। सो इन कंपैरिजन टू आयरन, वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो अराउंड 4.2 जूल होती है, कि 4.2 जूल ऑफ एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, तब जाके 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। आप मुझे आयरन की स्पेसिफिक हीट जो है वो बताएंगे कितनी है, एंड यू विल कंपेयर द डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स ऑफ डिफरेंट
मैटर, राइट। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की स्पेसिफिक हीट जो है वो आप कंपेयर करेंगे। लेकिन पार्टिकल नेचर मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो आप जानते ही हैं ऑब्वियसली क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा आपको, कि सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी देन लिक्विड्स एंड देन गैसेस। ठीक है, गैसेस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आपको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा एज कंपेयर टू लिक्विड्स, एज कंपेयर टू सॉलिड्स, राइट। सो स्पेसिफिक हीट से टेम्परेचर वेरिएशन का क्या लेना देना है, ठीक है, और खास तौर पे डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सीज का क्या लेना देना। तो आपको लैंड पे क्या मिलेगा, लैंड पे मिलेगा आपको रॉक्स, सैंड पार्टिकल्स, राइट। अगर आप बीच की ही बात करें तो आपको रॉक्स मिलेंगे, सैंड पार्टिकल्स मिलेंगे। सिटी में आपको कंक्रीट एस्फॉल्ट मिलेगा, है ना, आपको सॉइल मिलेगी, आपको प्लांट वेजिटेशन मिलेगा। दैट मीन्स आपको सॉलिड्स मिलेंगे लैंड पर, है ना। ये हमारा लैंड है ना, ये हमारा लैंड है, मान लीजिए डिफरेंट जो है वो लैंडस्केप्स हैं इस पर। और ये है हमारा क्या, सी, है ना। दिस इज आवर लैंड एंड दिस इज आवर सी, ठीक है। और मान लीजिए ये है हमारा सूरज, इधर चमक रहा है ना। और सूरज जो है वो 20 जूल ऑफ एनर्जी लैंड को भी दे रहा है, और मान लीजिए 20 जूल ऑफ एनर्जी किसको दे रहा है, सी को भी दे रहा है, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा कि लैंड की स्पेसिफिक हीट सी से जो है वो ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि यहां पर सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए लैंड की स्पेसिफिक हीट आप ले लेते हैं कि 1 जूल है, और सी की स्पेसिफिक हीट जो है वो कितना है, पानी है तो 4 जूल मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर 20 जूल ऑफ एनर्जी लैंड रिसीव कर रहा था, और 1 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए इसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो थोड़े समय बाद आपको लैंड का टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ मिल जाएगा, 20/1, यानी 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि एक एक जूल चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और अगर 20 जूल एनर्जी आ रही है तो कितना बढ़ गया, 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक है, लैंड का टेम्परेचर। तो यहां पर क्या हुआ, इंक्रीज इन टेम्परेचर हमें देखने को मिला, राइट। अच्छा, दूसरी साइड अगर आप सी की बात करेंगे तो सी को 4 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और 20 जूल इसको मिल रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स 20/4 करेंगे तो सी का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, उसी सेम टाइम में 5 डिग्री सेल्सियस। तो देर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एट सी ऑल्सो, but the increase in temperature is in C is less as compared to increase in temperature at land. That means हम बोलेंगे कि C में जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, as compared to land जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, हाई। सो देर इज अ व्हाट, देर इज अ डिफरेंशियल हीटिंग हमें देखने को मिल गई, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ मैटर। क्योंकि लैंड पे मेजॉरिटरली क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड की स्पेसिफिक हीट जो है वो किससे ज्यादा होती है, ऑब्वियसली लिक्विड से ज्यादा होती है। तो फिजिक्स का स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट अगर हम यहां पर लगाएं, सो इस हिसाब से लैंड जो है वो, यानी कोस्टल एरिया का लैंड ज्यादा गर्म होगा, और सी जो है वो रिलेटिवली उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, ठीक है। तो अभी तो हम कॉजेज पढ़ रहे हैं। पहला कॉज हमने क्या पढ़ा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि लैंड का टेम्परेचर ज्यादा और सी का टेम्परेचर कम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा हीट ट्रांसफर की बात करें, ठीक है। अच्छा, ये हमारा लैंड था, है ना। लैंड में जो है वो पार्टिकल्स किसके होंगे, रॉक्स होंगे, सैंड होंगी, सॉइल होगी, और इधर क्या है हमारा, इधर हमारा सी है, राइट। दिस इज आवर लैंड, ये लैंड है और ये हमारा सी है। तो हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी, है ना, कितनी हीट जो है वो कंडक्ट हो रही है। तो ऑब्वियसली मेटल्स तो बिछे नहीं हुए हैं लैंड के ऊपर, लैंड के ऊपर सॉल्ट है, मिनरल्स है, रॉक्स हैं, और सॉल्ट, मिनरल, रॉक्स, दीज ऑल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो जैसे ही इनके ऊपर सोलार रेडिएशन पड़ता है, इनकी केवल टॉप मोस्ट लेयर जो है वो क्या होती है, गर्म होती है, ठीक है। क्योंकि मेटल नहीं बिछा हुआ ना लैंड के ऊपर, लैंड के ऊपर रेत है, मिट्टी है, कंक्रीट है, ठीक है। तो इनकी टॉप मोस्ट लेयर जो है वो गर्म होगी, राइट। दैट मीन्स कंडक्टिविटी कहां होगी, केवल टॉप मोस्ट लेयर में, है ना। अगर आप मिट्टी, मान लीजिए चिलचिलाती धूप में अगर आप मिट्टी खोदें,
तो कुछ सेंटीमीटर नीचे ही आपको ठंडी मिट्टी मिल जाएगी। तो बेसिकली द पेनिट्रेशन ऑफ हीट जो है वो लेस है, कहां पर, लैंड पे। बट अगर आप वाटर को देखेंगे तो वाटर में कन्वेक्शन जो है वो क्या होगा, लिक्विड है, तो लिक्विड में क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। तो कन्वेक्शन का रेट ऑब्वियसली जो है वो हाई होता है, ठीक है। सो दो लैंड का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, बट केवल वो टॉप मोस्ट लेयर पर होगा। बट सी के केस में यानी कि जो एनर्जी है वो कहां होगी, एनर्जी विल बी ओनली एट द टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। बट इन केस ऑफ वाटर कन्वेक्शन इज हाई और एनर्जी जो है वो लोअर लेयर ऑफ वाटर तक भी पहुंचेगी, या उसका स्प्रेड जो है, बेसिकली एनर्जी का स्प्रेड जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा जगह पर एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। तो यहां पर कंडक्शन कम है इसलिए टॉप मोस्ट लेयर है, यहां पर कन्वेक्शन ज्यादा है इसलिए ज्यादा स्प्रेड हो गई एनर्जी, इसीलिए टेम्परेचर भी जो है वो लो हो जाएगा वाटर का एज कंपेयर टू लैंड। क्योंकि लैंड पर टॉप मोस्ट लेयर पर रह गई एनर्जी, तो टॉप मोस्ट लेयर तो बहुत ज्यादा गर्म हो गई। वाटर में क्या है, वाटर हीट को लोअर लेवल्स पर कन्वेक्ट कर देगा, जिस वजह से जो है वो बट जाएगी एनर्जी, हेंस टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। तो दूसरा कारण है हमारा हीट ट्रांसफर, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन इन द टेम्परेचर, है ना, डिफरेंशियल हीटिंग देखने को मिलती है। अच्छा, तीसरा कारण है हमारा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, जैसे यहीं पर ही लिख लेते हैं। तीसरा कारण जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। तो हीट ट्रांसफर वाला फंडा ही है, क्यों, क्योंकि लैंड जो है क्या होगा, वो ओपेक होगा, बहुत ही कम हीट जो है वो नीचे पहुंचेगी, राइट, कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, पुअर होगी कंडक्टिविटी। बट एज कंपेयर टू वाटर जो है वो क्या है, एज कंपेयर टू लैंड वाटर इज ट्रांसपेरेंट। तो इसके ट्रांसपेरेंट होने की वजह से कन्वेक्शन जो है क्या होगा, ज्यादा होगा, हेंस टेम्परेचर यहां लो और इधर टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है। और लास्ट फंडा है हमारा इवेपोरेशन, कॉजेस की बात कर रहे हैं, लास्ट है इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। अब इवेपोरेशन लैंड पर क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा सी के मुकाबले, है ना। सी में क्या होगा, मोर इवेपोरेशन एज कंपेयर टू लैंड, राइट, हेंस सी विल हैव मोर कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि मैंने आपको समझाया था हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, है ना। और यहां पर जो है वो इवेपोरेशन कम होगा, मान लीजिए इधर पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उस वजह से इवेपोरेशन हो रहा है, बट रिलेटिवली इवेपोरेशन जो है वो कम है एज कंपेयर टू सी, हेंस देयर विल बी अ डिफरेंशियल हीटिंग। यहां पर जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, इधर टेम्परेचर हाई होगा और इधर जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, लो, हेंस डिफरेंशियल हीटिंग। सो दीज आर दी फोर कॉजेज फॉर डिफरेंशियल हीटिंग। क्या क्या, हीट ट्रांसफर या कंडक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, इवेपोरेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्पेसिफिक हीट, जिस वजह से वी सी दैट द लैंड इज मोर हीटेड देन द वाटर बॉडी, और लेट्स से सी जो है वो ज्यादा कम, सी का टेम्परेचर जो है वो कम है और लैंड का टेम्परेचर जो है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब ये तो हमें दिखा कारण, राइट। तो स्पेसिफिक हीट, कंडक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो लैंड सरफेस है क्या होगा, लैंड सरफेस का टेम्परेचर या लैंड सरफेस विल गेट हीटेड मोर एज कंपेयर टू द सी, राइट। तो इस वजह से होगा क्या, दीज आर दी कॉजेज ना, मैंने क्या बताया था, ये कॉजेज हैं। अब इसकी वजह से इफेक्ट क्या देखने को मिलता है हमें, हमें सी ब्रीजेज और लैंड ब्रीजेज देखने को मिलेंगी। तो आइए समझते हैं कि सी ब्रीजेज और लैंड ब्रीजेज क्या है, ठीक है। अच्छा, वही देखते हैं हम, ये हमारा जो है वो कोस्टल रीजन है, दिस इज आवर लैंड एंड वी हैव डे टाइम कंडीशंस राइट नाउ, ठीक है, और ये है हमारा सी, ठीक है। इंसोलेशन बढ़िया पड़ रहा है यहां पर, ठीक है, ड्यू टू दी स्पेसिफिक हीट, हीट ट्रांसफर, ट्रांसपेरेंसी एंड इवेपोरेशन। क्या ट्रेंड हमें देखने को मिला है कि टेम्परेचर इज हायर एट द लैंड एज कंपेयर टू एट द सी। टेम्परेचर में जो है, सॉरी,
सी में टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू लैंड। अगर लैंड में टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियसली द एयर दैट इज एट द मतलब एट द क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ लैंड विल गेट मोर हीटेड वाया कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। दैट मीन्स इधर जो है वो एडियाबैटिक लैप्स रेट काम करने लग जाएगा। हीट जो गैसेज है वो कहां पर, जो एयर है वो कहां मूव करने लग जाएगी, एयर मास का मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड, है ना। एडियाबैटिक लैप्स रेट पढ़ा था ना हमने, एयर मास जो है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा। और जैसे ही एयर मास यहां पर अपवर्ड मूव कर गया तो इधर क्या क्रिएट हो गया, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। ठीक है, देखिए वैसे तो ये विंड्स का फिनोमेना है, द लैंड ब्रीजेज एंड सी ब्रीजेज आर लोकल विंड्स, और ये विंड्स के टॉपिक में हमें और डिटेल में समझ आएगा क्योंकि जब हम प्रेशर को अच्छे से समझ लेंगे। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एडियाबैटिक लैप्स रेट जब मैंने आपको बता दिया था तो कुछ बेसिक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, राइट। तो यहां पर एयर चली गई ऊपर, इधर जो है वो प्रेशर हो गया कम, इधर जो है वो टेम्परेचर कम है। सो टेम्परेचर कम है तो एयर क्या है, जो सी है उसके सरफेस के नजदीक है। दैट मीन्स यहां पर क्या है, हाई प्रेशर है। और मूवमेंट ऑफ एयर क्या होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमें मूवमेंट ऑफ एयर देखने को मिलता है। हेंस देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड, जिसको हम क्या कहेंगे, सिंपली सी ब्रीज। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड इज नोन एज सी ब्रीज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस created by the differential heating of land and sea, right। differential heating of land and sea की वजह से low pressure zone will be created at land, और इस low pressure zone को fill करने के लिए high pressure zone से winds जो हैं वो move कर जाएंगी land की तरफ। this is known as sea breeze। और यहां पर जो है वो टेम्परेचर क्या है, ज्यादा था। सी ब्रीज बेसिकली क्या है, ये ठंडी हवाएं हैं, ये ठंडी हवाएं जो है वो कोस्टल रीजन में पहुंच गई तो कोस्टल रीजन का टेम्परेचर क्या हो गया, कम, राइट। हेंस कोस्टल रीजन हैव अ मॉडरेट टेम्परेचर। कोस्टल रीजन में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा नहीं होता, किस वजह से, सी ब्रीजेस की वजह से। अब ये लैंड में सी ब्रीजेस जो है वो कहां तक पेनिट्रेट करेंगी, सो अप टू 10 किलोमीटर्स तक पेनिट्रेशन जो है वो हमें इन सी ब्रीजेस का देखने को मिलेगा, कहां पर, लैंड पे। ठीक है, सो बहुत बिल्कुल बेसिक फंडा है, कुछ डिफिकल्ट था इसमें, मेरे हिसाब से तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, ये तो था दिन के समय क्या हुआ। ठीक है, रात की बात कर लेते हैं, है ना। रात को देखते हैं क्या होगा, सेम कंडीशंस लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कंडक्टिविटी की वजह से टॉप मोस्ट लेयर ऑफ जो लैंड है उसके पास ही सारी हीट है ना। ये हमारा कोस्टल रीजन है, ये हमारा लैंड है, और जो टॉप मोस्ट लेयर है उसी के पास जो है वो सारी क्या है, हीट है। दैट मीन्स ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होगा, अगेन ये हीट जो है वो लूज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी होगा लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, एंड लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो यहां पर क्या होगा, क्विक लॉस होगा। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो है वो कम है लैंड की। स्पेसिफिक हीट जो है वो दोनों तरीके से काम करता है। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर भी। जिसके पास स्पेसिफिक हीट ज्यादा है वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू, सो दैट मीन्स लैंड विल लूज एनर्जी क्विकली एज कंपेयर टू सी भी एनर्जी जो है वो लूज करने की कोशिश करेगा, बट यहां पर सी में जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगा, स्लो होगा। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन लैंड। तो दूसरी चीज ये, ट्रांसपेरेंसी और कन्वेक्शन ज्यादा होने की वजह से हीट जो है वो ज्यादा नीचे तक गई हुई है और ज्यादा स्प्रेड भी है, ज्यादा एरिया में फैली भी है। ठीक है, तो हीट का लॉस भी जो है वो स्लो होगा, पार्टिकल्स धीरे धीरे करके हीट जो है वो अपनी रिलीज करेंगे। तो अब क्या देखने को मिलता है हमें, अब इस हिसाब से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो हमें कहां देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो कहां पर है, स्लो है लॉस ऑफ एनर्जी, किधर, क्या बोलते हैं, सी में, और लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा कहां पर है, लैंड में है। तो एक हाई प्रेशर जोन जो है वो कहां पर बनेगा, क्योंकि यहां पर ठंडा हो गया ना, इधर अब लैंड पे ठंडा हो गया,
तो इधर हाई प्रेशर जोन है, प्रेशर जोन है, और कंपैरेटिवली सी जो है वो, सी के सरफेस के ऊपर की जो एयर है वो कंपैरेटिवली जो है वो क्या है, गर्म है। तो यहां पर जो है वो एक लो प्रेशर जोन बन गया। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो क्या देखने को मिलेगा, अब आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट ऑफ विंड देखने को मिलेगा। तो जब आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करेगी उसको हम कहेंगे, सॉरी, लैंड से जब सी की तरफ विंड मूव करेगी उसको हम कहेंगे लैंड ब्रीज। अब यहां पर ना विंड्स के जो नाम होते हैं ना, वो नाम रखे जाते हैं जहां से विंड ओरिजिन हो रही है उसके हिसाब से। यहां पर लैंड से ओरिजिन हो रही है तो लैंड ब्रीज है ना। इधर सी से ओरिजिन हो रहा है विंड का तो सी ब्रीज है। लैंड ब्रीज आपको समझ आया ना कि जो सरफेस है, जो लैंड है, वो जल्दी हीट अपनी रिलीज कर देगा। जल्दी हीट रिलीज कर दिया इसने, ऊपर एटमॉस्फेयर को दे दिया, तो सरफेस हो गई ठंडी, उसके आसपास की हवा भी हो गई ठंडी, तो प्रेशर बन गया हाई प्रेशर जोन एज कंपेयर टू सी। क्योंकि सी में जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी स्लो था, इसलिए सरफेस ऑफ सी जो है वो, सी के सरफेस के ऊपर जो एयर है वो थोड़ी गर्म हो गई, गर्म रह गई एज कंपेयर टू लैंड। तो यहां पर क्या बन गया, एक लो प्रेशर जोन जो है वो बन गया यहां पर, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ जो है वो मूवमेंट ऑफ एयर हुआ, जिसको हम कहेंगे लैंड ब्रीज। इस केस में ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है वो हाई प्रेशर जोन लैंड पर है, ड्यूरिंग डे टाइम हाई प्रेशर जोन जो है वो कहां पर है, सी में है, राइट। दिस इज नोन एज लैंड ब्रीजेज एंड सी ब्रीजेज। अब यहां पर ना एक पॉइंट आपको और देखना है कि सी ब्रीजेज दे ट्रेवल मोर देन लैंड ब्रीजेज एज कंपेयर टू लैंड ब्रीजेज। सी ब्रीजेज दे ट्रेवल अप टू 10 किलोमीटर इन लैंड, ठीक है, बट लैंड ब्रीजेज दे डू नॉट ट्रेवल दैट एट, मतलब इतना दूर तक जो है वो ट्रेवल नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो ग्रेडियंट है ना, जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर जो जोन है, ये आपको ज्यादा डे में देखने को मिलेगा। क्योंकि डे में ज्यादा जो है वो टेम्परेचर आपको, मतलब कहने का मतलब ये डिफरेंस इन टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। लैंड जो है वो सी के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म होगा, इसलिए ज्यादा हाई प्रेशर विंड्स जो है वो लो प्रेशर विंड्स की, लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करेंगी। As compared to night, there will be a temperature and pressure difference, but it will be slightly lesser, or not slightly, but it will be lesser as compared to daytime. Hence, land breezes they travel less as compared to sea breezes. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप लोगों को आई होप समझ आए होंगे कि लैंड ब्रीजेज और सी ब्रीजेज जो है वो क्या है, और ये है क्या, एक हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर का एक एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप। अच्छा, एक पॉइंट और है, जहां पर हीटिंग ज्यादा होती है, जहां पर इंसोलेशन ज्यादा होता है, वहां पर ऑब्वियसली आपको लैंड और सी ब्रीजेज, या खासतौर पे सी ब्रीजेज ज्यादा इंटेंस नजर आएंगी। सो इक्वेटोरियल रीजन में जहां पर ऑब्वियसली इंसोलेशन ज्यादा है, वहां पर आपको सी ब्रीजेज भी स्ट्रांग नजर आएंगी एज कंपेयर टू पोलर रीजन। एक्सक्यूज मी। या अगर हम कहें कि विद द इंक्रीज ऑफ लेटीट्यूड, ये जो सी ब्रीजेज और लैंड ब्रीजेज हमें देखने को मिलती हैं, इनकी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी, बिकॉज इंसोलेशन जो है वो कम होता जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए कुछ स्टेटमेंट्स के माध्यम से देख लेते हैं कि सी से डिस्टेंस की वजह से क्या असर पड़ता है, किस पर, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन जो है वो टेम्परेचर में क्या होता है, राइट। लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सी इज अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर, है ना। कंपेयर टू लैंड, द सी गेट्स हीटेड स्लोली एंड लूजेज हीट स्लोली, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो है वो ज्यादा है। द लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या है, कम है। देयरफॉर द वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द सी इज लेस कंपेयर टू लैंड। सी, लैंड में जो है वो दिन में टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा और रात में टेम्परेचर तेजी से घटेगा एज कंपेयर टू सी। सी में टेम्परेचर स्लोली बढ़ेगा और स्लोली घटेगा। हेंस वी, the places situated near sea come under the moderating influence, hence there is a moderating influence। क्यों? क्योंकि सी ब्रीजेस जो है वो ठंडा कर देती हैं आगे दिन में, है ना, ऑफ द सी एंड लैंड ब्रीजेस which moderate the temperature, hence coastal regions they do not experience extreme cold and extreme जो है वो
हॉट सीजनल कंडीशंस या हॉट टेम्परेचर्स बिकॉज ऑफ दीज लोकल विंड्स, दिस पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि एक बार सी से लैंड है, एक बार लैंड से सी है, ऑसिलेट कर गई है ना, चेंज हो रहा है ना, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, साइकिल है। तो पीरियोडिक विंड्स हम इन्हें बोलते हैं। लोकल एक मतलब कोस्टल रीजन में ही होगी, ठीक है, इसलिए इसको लोकल विंड भी कहेंगे हम। और लोकल विंड और स्लो भी हैं ये, मतलब बहुत तेज नहीं होंगी। आप कहेंगे सर फिर तूफान कैसे आते हैं कोस्टल रीजन में? तूफान अलग है, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स जो हैं वो अलग फिनोमेना है, राइट। वो सी ब्रीजेज और लैंड ब्रीजेज से अलग है। विंड्स के बारे में जो आपको मैं पढ़ाऊंगा या आगे साइक्लोन्स के बारे में तो हमें पढ़ना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है ही वो, राइट। अच्छा, ये थे हमारे, आप आई होप आपको समझ आए होंगे डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, जिसके कारण क्या हैं और जिसके इफेक्ट्स क्या हैं। सी ब्रीजेज और लैंड ब्रीजेज, दे कॉज द मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर इन द कोस्टल रीजन, ठीक है। दिस इज वाई कोस्टल रीजन they do not experience the extremity in temperature. So as we move inward, है ना, जैसे जैसे हम लैंड की तरफ मूव करते जाएंगे ना, मेन लैंड की तरफ आते जाएंगे, we will experience the extremity of temperature because the moderating temperature of sea and land breezes is absent there. That is why Madhya Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh, they experience extreme cold and extreme जो है वो summers वो experience करते हैं, because they are far away from the effect of far away from the moderating effect of sea and land breezes, ठीक है। That is known as maritime effect and continental effect कहते हैं उसको, ठीक है। maritime effect क्या है? सी एंड लैंड ब्रीजेज। और कॉन्टिनेंटल इफेक्ट आइए समझते हैं क्या है। द मैरीटाइम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट दैट लार्ज ओशियन बॉडीज हैव ऑन द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज, दैट मींस दे क्रिएट अ मॉडरेट टेम्परेचर या मॉडरेट क्लाइमेट देयर। इट causes these places to have a smaller temperature range on an annual scale, या अगर दिन की भी बात करें तो उसको कहते हैं डायurnal रेंज, कि डे और नाइट के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना है, आगे समझाऊंगा डायurnal रेंज क्या है। The continental effect refers to the effect that the continental surface have on the climate of inland areas far away from the sea. It causes these places to have larger temperature range on an annual scale. क्या मतलब बना इसका? मान लीजिए ये जो है वो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए ये गुजरात वाला रीजन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ही जो है वो सारे होने वाले टेम्परेचर मतलब जितने भी स्पेशल और टेम्पोरल वेरिएशंस हैं उन सबको स्टडी करना रहता है, राइट। और ये जो है वो इस तरह मकरान कोस्ट है मान लीजिए, है ना। ये इंक्लूड कर लिया मैंने पाकिस्तान वाला रीजन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडस का जो ड्रेनेज है इसका असर जो है वो, क्योंकि पंजाब वाला जो रीजन है उस पर ऑब्वियसली असर पड़ता है, तो हमें समझने के लिए इंपॉर्टेंट है ही, राइट। तो ये हमारा कोस्टल रीजन है। कोस्टल रीजन में क्या देखने को मिल रही है हमें सी ब्रीजेज और लैंड ब्रीजेज देखने को मिल रही हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स एट दिस कोस्टल एरिया द टेम्परेचर जो है वो क्या देखने को मिलेगा हमें? मॉडरेट, है ना। और इधर तो हिमालय है, वैसे भी इतने रीजन में जो हिमालय है यहाँ पर तो पहाड़ियां हैं, है ना, इधर पहाड़ी है, ये पहाड़ी रीजन है, राइट। इधर विंध्या, सतपुड़ा, दक्कन एंड छोटा नागपुर, दैट मीन्स ये जो एरिया है इधर अरावली, ये जो गंगा के मैदान है या जो मेनलैंड एरिया है पेनिजुला से ऊपर यानी विंध्या की रेंज से ऊपर वाला जो रीजन है ये मेनलैंड एरिया है, और ये जो है वो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट को फेस करता है। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या है कि जितना कोस्ट से जो है वो दूर चले जाएंगे आप, उतना कोस्टल रीजन का मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए हमें दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा तो नहीं, चलो बिहार है, और वेस्ट बंगाल के जो अपर एरियाज हैं, राइट, ये जो राज्य हैं दीज एक्सपीरियंस, अच्छा हिमाचल भी मान लीजिए, उत्तराखंड भी मान लीजिए, ये एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीमिटी ऑफ सीजन। दैट मीन्स यहां पर मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं होता, दैट मीन्स यहां पर समर्स जो हैं वो भयंकर गर्म होते हैं और विंटर जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडे रहते हैं। नॉट जस्ट दैट, दिन जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रात जो है वो क्या होती है? ठंडी होती है। द डिफरेंस बिटवीन
मतलब अगर मान लीजिए समर है तो समर डेज जो है वो बहुत गर्म होंगे और समर नाइट्स भी गर्म होंगी, लेकिन टेम्परेचर जो है वो कम, आपको एक डायurnal रेंज, एक ब्रॉड डायurnal रेंज नजर आएगी एज कंपेयर टू कोस्टल रीजन। दैट मीन्स मान लीजिए इन समर इन मध्य प्रदेश वाले रीजन में दिन में अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो रात को 30 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, 10 डिग्री का वेरिएशन आपको नजर आएगा। बट मान लीजिए अगर आप गोवा वाले रीजन में हैं तो दिन में अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो रात को हार्डली 24 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स यहां पर डायurnal चेंज जो है वो एज कंपेयर टू मेनलैंड इज रियली लेस ड्यू टू द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ लैंड एंड सी ब्रीजेस, राइट। दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्लाउड कवर की। ठीक है, क्लाउड कवर की वजह से भी ना हमें एक्सट्रीमिटी ऑफ टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पर ऑब्वियसली क्लाउड ज्यादा होगा, यानी कोस्टल रीजन में क्लाउड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मेनलैंड, है ना। ठीक है, मेनलैंड के कंपैरिजन में कोस्टल रीजन में ऑब्वियसली क्लाउड कवर ज्यादा होगा ना। दिस मेक्स सेंस और नॉट, राइट। ठीक है, बात करते हैं क्लाउड कवर की। क्लाउड कवर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ क्लाउड ओवर एन एरिया। देखिए मैंने आपको पहले भी क्लाउड कवर के बारे में बताया था। ठीक है, मान लीजिए ये एक प्लेस है ए और ये एक प्लेस है बी। ए के ऊपर जो है वो क्लाउड्स हैं और बी के ऊपर क्लाउड्स नहीं है। ये हमारा जो है वो क्या चमक रहा है, सन चमक रहा है बहुत तेजी से। तो होगा क्या बेसिकली कि दिन के टाइम में सोलार रेडिएशन जो है वो पास करने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत कम सोलार रेडिएशन जो है वो सरफेस तक पहुंच सकेगा। ठीक है, तो जो सोलार रेडिएशन सरफेस तक पहुंचेगा, जब वो वापस जाने की कोशिश करेगा, इट विल बी ट्रैप्ड बाय किसके, वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा किसके द्वारा, क्लाउड्स के द्वारा। ठीक है, दैट मीन्स ड्यूरिंग डे टाइम मान लीजिए 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और रात को अगर लैंड जो है वो रेडिएशन रिलीज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो रेडिएशन जो है वो स्पेस में एस्केप नहीं कर पाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज क्लाउड्स। दैट मीन्स रात में टेम्परेचर घटेगा तो जरूर, लेकिन मान लीजिए 36 डिग्री से 32 डिग्री तक ही गया और कम नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर क्लाउड कवर नहीं है ना, तो जितना रेडिएशन आया उसने गर्मी तो करी, लेकिन शाम के टाइम उतना ही रेडिएशन जो है वो लूज भी हो गया। ठीक है, मान लीजिए दिन में अगर 36 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया था, रात को हो सकता है 24 डिग्री सेल्सियस तक आ गया हो। दिस इज नोन एज डायurnal चेंज। ठीक है, यहां पर यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। तो अगर क्लाउड कवर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो इंसोलेशन को रोकेगा, राइट, बट वो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्रिएट करेगा, जिस वजह से रात को टेम्परेचर घटेगा नहीं ज्यादा, है ना। बट अगर क्लाउड कवर नहीं है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर, मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक चला गया यहां पर। ठीक है, लेकिन क्लाउड कवर ना होने की वजह से रात को टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। तो यहां पर 10 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हुआ रात को एज कंपेयर टू क्लाउड कवर। क्लाउड कवर में केवल 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ। वाई? बिकॉज क्लाउड्स दे ट्रैप्ड द लॉन्ग वेव रेडिएशन, उन्होंने रोक लिया लॉन्ग वेव रेडिएशन को, वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दिया या वहीं एटमॉस्फेयर में जो है वो एक्यूमुलेट हो गया और टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, राइज, राइट। दिस इज ड्यू टू दी क्लाउड कवर। तो आइए स्टेटमेंट्स में पढ़ते हैं क्लाउड कवर को। ट्रॉपिकल एरियाज विद डेंस क्लाउड कवर्स ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी इन एयर एक्सपीरियंस अ स्मॉलर डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स। तो वहां पर डायurnal चेंज जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लाउड कवर ज्यादा है ट्रॉपिकल एरिया में। ट्रॉपिकल एरिया में क्लाउड कवर ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि उनके पास मॉइस्चर ज्यादा है, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट काम करेगा यहाँ पे। और जैसे जैसे आप कोस्टल से मेनलैंड की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्लाउड कवर जो है वो क्या होता जाएगा, कम। ठीक है, क्लाउड कवर अगर कम होता जाएगा तो डायurnal चेंज जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज। और अगर डायurnal चेंज जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, हेंस वी विल हैव द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, राइट। सो इट इज नॉट जस्ट द कॉन्टिनेंटल इफेक्ट और द maritime effect, also the cloud cover that plays a very important role in the extremity of temperature at the mainland areas. For example, इंडिया के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा
राज्यों में अगर गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू दी क्लाउड कवर और लेस क्लाउड कवर और हाई रेंज ऑफ diurnal temperature changes, right? Temperate areas with less cloud cover due to low humidity in air experience a larger difference in day and night temperature. Simple as that, right? During the day in tropical areas with more cloud cover, clouds absorb incoming solar radiation from the sun, है ना? ये रोक लिया उन्होंने incoming solar radiation को. Clouds also reflect part of the incoming solar radiation back to the outer space. Thus, lesser solar radiation reaches Earth's surface and the heating effect is less intense, lowering daytime temperature. So, जहां पर क्लाउड टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर डे टाइम टेम्परेचर जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू सच रीजन जहां पर क्लाउड जो है वो क्लाउड कवर कम है. नेवरदलेस एट द नाइट टाइम जब सरफेस अपना रेडिएशन रिलीज कर रही होगी तो क्लाउड उस रेडिएशन को ट्रैप कर लेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट वहां पर क्रिएट हो जाएगा, राइट? ठीक है, वही स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करते हैं. However, during the day in temperate places with less cloud cover, the lack of cloud cover allows large amount of solar radiation to reach Earth's surface during the day, causing the temperature of ground to rise quickly, raising daytime temperatures. At night in places with more cloud cover, cloud reflect heat radiated from the ground back to the Earth's surface, preventing heat from escaping into outer space. This keeps the temperature of ground high at night. At night, in places with few clouds, the lack of cloud cover allows heat from the earth to escape into outer space easily, leading to a sharp drop in temperature of the ground, lowering night time temperatures. तो ये मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट से पढ़िएगा, वही फंडा है. ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है, इसके ऊपर क्लाउड है, इसके ऊपर क्लाउड नहीं है, यहां पर ये सन है, ठीक है. सो एट डे टाइम क्या होगा? एट डे टाइम ये क्लाउड जो है वो मैक्सिमम रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, कम रेडिएशन जो है वो सरफेस तक पहुंचेगा. लेट्स से टेम्परेचर जो है वो केवल 24 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा, बट एट नाइट टाइम द रेडिएटेड रेडिएशन जो है वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है. तो नाइट का टेम्परेचर भी कम नहीं हो पाएगा, लेट्स से 24 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक ही कम हुआ. बट एट सच एरिया, ये टेम्परेट एरिया जहां पर क्लाउड कवर नहीं है. अब वैसे टेम्परेट वर्ड का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में समझाऊंगा मैं आपको ट्रॉपिकल टेम्परेट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है. बट आप अभी ये मान लिया कि सच एरिया जहां पर क्लाउड कवर नहीं है. और ऐसा कौन सा एरिया होगा जहां पर क्लाउड कवर नहीं होगा? जहां पर मॉइस्चर कम होगा. कौन से एरिया में मॉइस्चर कम होगा? ऑब्वियसली इनलैंड वाले एरिया में. तो मेनलैंड एरिया में मॉइस्चर कम, कोस्टल एरिया में मॉइस्चर ज्यादा. कोस्टल एरिया में डायurnal चेंज जो है वो कम, मेनलैंड एरिया में डायurnal चेंज जो है वो ज्यादा. इस वजह से एक्सट्रीमिटी ऑफ टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस्ड कहां पर? इन मेनलैंड एज कंपेयर टू कोस्टल रीजन. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने आपको बताया, राइट. सो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा? हाई रेडिएशन रिसीव होगा, लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया, बट नाइट टाइम उतना ही रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगा. दैट मीन्स नाइट टाइम जो है वो और ठंडा होगा, 40 से 30 डिग्री सेल्सियस तक आ गया मान लीजिए. तो यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ, इधर केवल 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड कवर, राइट. हेंस यहां पर क्या दिख रही है? यहां पर हमें एक्सट्रीमिटी दिख रही है, ज्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है और फिर कम हो जा रहा है टेम्परेचर. यहां पर हमें एक्सट्रीमिटी इन टेम्परेचर नहीं नजर आ रही, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो क्लाउड कवर ऑल्सो प्लेज एन रोल इन एक्सट्रीमिटी ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज द मैरीटाइम इफेक्ट एंड कॉन्टिनेंटल इफेक्ट. So I hope maritime effect, continental effect, cloud cover, sea breezes, land breezes, ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको कवर क्लियर हुए होंगे. लास्ट, सॉरी नॉट लास्ट बट नेक्स्ट है हमारे पास एस्पेक्ट. तो एस्पेक्ट तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट फंडा है नहीं. मान लीजिए ये हमारी जो है वो हिमालयन रेंज है, दिस इज गंगा प्लेन, है ना, यानी कि सदन, ये सदन वाला सदन जो है वो क्या बोलते हैं, स्लोप है हिमालय का. और ये जो है वो चाइना वाला रीजन है, राइट. दिस इज नॉर्दर्न स्लोप ऑफ हिमालय. और सन जो है वो मेजॉरिटी टाइम इस रीजन में रहता है. तो जो डायरेक्ट इंसोलेशन है वो कहाँ पड़ रहा है? सदर्न स्लोप पे पड़ रहा है, राइट. तो सदर्न स्लोप का टेम्परेचर जो है वो एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप हिमालयस का ज़्यादा रहता है, इसलिए हमें यहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा देखने को मिलती है. ये एस्पेक्ट है स्लोप का, सिंपल एज दैट, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं. एस्पेक्ट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ अ माउंटेन स्लोप in relation to the direction of sun rays. The effect of
aspect on temperature is more marked in temperate latitudes. In tropical latitudes the angle of midday sun is high. अच्छा, एस्पेक्ट का असर टेम्परेट में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल. क्यों? समझाता हूं मैं आपको. ये हमारी अर्थ है, ठीक है. अच्छा, अर्थ वाले से बेटर है इस तरह समझना, है ना. ये अच्छा चलो अर्थ में ही समझते हैं, आसान हो जाएगा. ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है. ये 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, दिस इज आवर ट्रॉपिकल रीजन. यहां तक जो है वो सोलर रेडिएशन क्या होगा, वर्टिकल होगा, है ना. इधर 21 जून को, इधर इक्वेटर को 2 बार, 23 सितंबर एंड 21 मार्च, और इधर जो है वो कब, 22 दिसंबर को क्या होगा, वर्टिकल रेज होंगी. तो मान लीजिए जो ट्रॉपिकल रीजन के पार हैं, है ना, जो टेम्परेट रीजन में जितनी भी क्या है हमारी माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि एल्प्स हैं, हिमालयस हैं, कॉकस हैं, वो कभी भी वर्टिकल सन रेज जो है वो रिसीव नहीं कर सकेंगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ये है हमारी अर्थ, ठीक है. यहां पर है मान लीजिए 22.5 डिग्री साउथ, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड, दिस इज 23 सॉरी नॉट 22, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है हमारे 30 डिग्री के आसपास हिमालय, है ना. तो हिमालय से ऊपर की जो रेंज होंगी, क्योंकि 23.5 डिग्री तक वर्टिकल होगी सनरेज, एक बार यहां पर वर्टिकल होंगी सनरेज, एक बार यहां पर वर्टिकल होंगी सनरेज. सनरेज वर्टिकल अभी फिलहाल मिलांकोविक साइकिल की वजह से 23.5 डिग्री के ऊपर होंगी ही नहीं. दैट मीन्स टेम्परेट रीजन में दोनों साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में, वर्टिकल रेज ये लोग कभी रिसीव करेंगे ही नहीं. कौन लोग? ये माउंटेन रेंजेस. तो अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय का सदर्न बैंक विल ऑलवेज रिसीव स्लांट जो है वो रेज, नेवर वर्टिकल रेज, ठीक है. एंड खास तौर पे जो सदर्न जो साइड है वो तो कभी भी वर्टिकल रेज, इनफैक्ट छोड़ो वर्टिकल रेज छोड़ो, रेज ही जो है वो सदर्न स्लोप पर पहुंचना जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत कम पहुंचती है वहां तक, राइट. हेंस यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हेंस आपको सदर्न स्लोप पे जो है वो ज़्यादा वेजिटेशन देखने को मिलती है हिमालय के, ठीक है. और भी कारण है, वन ऑफ द रीजन इज दिस, ठीक है. आई होप आपको समझ आया होगा. द इफेक्ट ऑफ एस्पेक्ट ऑन टेम्परेचर इज लेस नोटिसेबल. क्यों? क्योंकि और भी इफेक्ट चल रहे हैं ना, नॉर्मल लैप्स रेट भी चल रहा है वहां पर, एडियाबेटिक लैप्स रेट भी है ना. इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द साउथ फेसिंग स्लोप्स आर वार्मर देन द नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स, है ना. अच्छा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या होगा, साउथ फेसिंग स्लोप जो है वो ज्यादा वार्मर होंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर की नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स जो है वो दे विल रिसीव द मोर इंसोलेशन, ठीक है. आई होप ये अंडरस्टैंडेबल है. दिस इज बिकॉज साउथ फेसिंग स्लोप रिसीव मोर डायरेक्ट सोलर एनर्जी एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोलर कोल्ड विंड्स. द सन्स रेस, अच्छा पोलर कोल्ड विंड भी नहीं आएंगे यहां पर, है ना, ठीक है. क्योंकि यहां पर पोल वाला रीजन है, एक सेकेंड, यस, ये पोलर रीजन है, तो यहां पर जो है वो पोलर कोल्ड विंड होंगी, और ये हाइट जो है वो हिमालय की रोक लेती है इन पोलर कोल्ड विंड को गंगा प्लेन तक पहुंचने से. प्लस यहां पर जो है वो धूप भी पड़ रही है, प्लस इनके पास अपना पानी भी है, पेरिनियल रिवर्स भी है, इसीलिए रीजन जो है वो हरा भरा है, ठीक है. अच्छा, the sun rays reach them at a steeper angle so that heat is distributed over a smaller area. ठंडा इसीलिए भी है क्योंकि एक स्टीपर एंगल पर है, ठीक है, वर्टिकल रेज नहीं है. इन सदर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स आर वार्मर देन द साउथ फेसिंग स्लोप्स. आई होप ये अंडरस्टैंडेबल है टॉपिक, अब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, काफी हद तक तो जो है वो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिए हैं सारे पॉइंट ये. This is because north facing slopes receive more direct solar energy as protected from polar cold wind. Southern polar cold wind जो है वो नहीं पहुंच पाएंगी वहां तक. Sun's rays reach them at a steeper angle, so the heat is distributed over a smaller area. Same goes for southern ranges also. Last आता है हमारा air mass and ocean currents की वजह से horizontal variation of temperature कैसे होता है, ठीक है. Now like the land and sea breezes, क्योंकि ये तो लोकल है ना, लैंड और सी ब्रीजेस, द पैसेज ऑफ एयर मासेज ऑल्सो इफेक्ट द टेम्परेचर. यानी कि जो लार्ज हमें विंड्स, बड़ी विंड साइकिल्स जो देखने को मिलती हैं, लोकल विंड्स भी, और भी बहुत सारी लोकल विंड्स हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में हमें लू देखने को मिलती है,
ठीक है, आगे हम जब प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तभी हम विंड्स समझ पाएंगे, तभी लोकल विंड समझ पाएंगे हम, वहां पर हम इसकी बात करेंगे। इसीलिए एयर मास और ओशियन करंट्स को भी मैं इतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि प्रेशर तक तो ठीक है, प्रेशर से आगे की कहानी अगर मैं अभी बताना शुरू कर दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एयर मास और ओशियन करंट जो टॉपिक है वो हमें आगे डिटेल में समझ आएगा, बट अभी फैक्चुअल जो है वो डेटा इसका ऑब्वियसली कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। फैक्चुअल डेटा क्या बोलता है? द प्लेसेस विच कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एयर मासेस एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर एंड द प्लेसेस दैट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड एयर मासेस एक्सपीरियंस द लो टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, डिफरेंट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन ऑफ प्रेशर होगा, वेरिएशन ऑफ प्रेशर की वजह से गर्म और ठंडी हवा मूव करेगी, है ना। अगर मान लीजिए हवा जो है वो गर्म हो गई तो वो ऊपर जा रही है, तो वो गर्म हवा ऊपर गई और ठंडी हवा वहां से नीचे आई, तो ये विंड्स ही तो चल रही है ना, गर्म और ठंडी, ठीक है। तो जो एरिया गर्म हवा के संपर्क में आएगा वो गर्म हो जाएगा, जो ठंडी हवा के संपर्क में आएगा वो ठंडा हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक फंडा अभी आपको समझना है, ये कैसे होता है पूरा प्रोसेस जो है वो आगे आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली प्लेसेस लोकेटेड टू द कोस्ट वेयर वार्म ओशियन, सिमिलरली पानी के पानी जो है वो उसके सरफेस के नजदीक वाली जो लेयर है पानी की वो भी तेजी से मूव करती है, उनको ओशियन करंट्स बोलते हैं। आगे समझाऊंगा ओशियन करंट्स क्यों पैदा होते हैं, ठीक है। हायर टेम्परेचर देन दी प्लेसेस लोकेटेड ऑन कोस्टल वेयर दी कोल्ड करंट फ्लोज। देखिएगा, इक्वेटर के नजदीक जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर चल रहे होंगे ठंडे करंट, है ना, और इक्वेटर से पोल की तरफ जो है वो जा रहे होंगे क्या, गर्म करंट, वार्म करंट। तो ये कुछ सी जो ओशियन करंट्स हैं उनके नाम है। अटलांटिक में देखिए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल काउंटर, साउथ इक्वेटोरियल ब्राजील का करंट है, साउथ अटलांटिक है, ठीक है। उसके अलावा इंडियन ओशियन में आ जाइए तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, नॉर्थ इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल काउंटर है, साउथ इक्वेटोरियल। तो देखिए ये हम पढ़ेंगे जब हम ओशियन करंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना ओशियनोग्राफी में, वहां पर डिटेल में समझेंगे इसे हम। यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट हमें उठाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि गर्म ओशियन करंट के संपर्क में जो रीजन आएगा वो गर्म होगा, ठंडे ओशियन करंट के संपर्क में वो रीजन आएगा वो होगा ठंडा। बिल्कुल सिंपल फंडा अभी आपको समझना है। ये आपको नेक्स्ट आगे जो हायर सेशंस में जब आपको मैं ले जाऊंगा तो वहां पर आपको ये डिटेल्स में क्लियर होगा ये, ठीक है, राइट। आई होप आपको यहां पर ये समझ आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। यहां पर आकर हमारा ये टॉपिक होता है खत्म। 10% डिस्काउंट के लिए अब डेफिनेटली कोड यूज करेंगे मेरा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे, टेम्परेचर में वेरिएशन पढ़ रहे हैं ना, हमने पहले पढ़ा वर्टिकल वेरिएशन, देन आज हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का इन्वर्जन, है ना। टेम्परेचर में ज्योग्राफी है क्या, स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशंस पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो टेम्परेचर में हमने वर्टिकल वेरिएशन, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन समझ लिया। नाउ टेम्परेचर इन्वर्जन समझेंगे और फिर देखेंगे हम आइसोथर्मल लाइंस क्या हैं। तो ये टॉपिक जो है वो नेक्स्ट सेशन में कवर करवाऊंगा, ठीक है। मेक श्योर कि आप पिछले सेशंस को देखें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, आप जैसा भी फील करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।